आज मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस बाइक से रिलेटेड। हालांकि मेरा मन था ड्यूक 390 लेने का, लेकिन 390 ना लेकर मैंने 250 पे क्यों स्विच किया, इसके पीछे एक कारण है और ये सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। मैंने इस बाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं चलाया है, पर जितना भी चलाया मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ कि ये बाइक तुम्हें कैसा फील कराने वाला है। अब ड्यूक 250 और 390 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने पाया वो सिर्फ पावर का नहीं था। अगर पावर का होता तो तुम उसे मैनेज कर लेते, पर बहुत ओवर पावर बाइक सीधे अफेक्ट करती है बाइक के परफॉर्मेंस को, बाइक के लॉन्गेविटी को और तुम्हारी डेली यूजेस को, माइलेज को भी। तो अगर तुम एक बहुत पावरफुल बाइक लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि उसे तुम बहुत ज्यादा रफ यूज ना करो। अगर रफ यूज भी कर रहे हो तो सही मायने में रफ यूज करो ताकि वो बाइक को डैमेज ना कर सके। अब बात की जाए इस बाइक के ओवरऑल डिजाइन और कंफर्ट के बारे में, तो वैसे तो ये बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पोस्चर बाइक, और इसकी डिजाइन भी बिल्कुल तुम्हारे पोस्चर के क्लोज टू क्लोज है। मतलब इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है इस चीज को। अगर टैंक साइज की बात की जाए तो जब मैं इसको राइड करता हूं तो ऐसा फील होता है कि भाई ये बिल्कुल मेरे साथ ना चिपक के चलती है बाइक, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट तो तुम्हें फील देने वाली है। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हें सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत देने वाली है तो वो है सीट। इसमें एक की फैक्ट ये आता है कि भाई तुम अगर एक स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हो तो तुम्हें इतना तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इसकी पिलियन सीट से लेके इसकी राइडिंग सीट, जो एक्चुअली राइडर सीट जो है, वो भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पर अगर तुम इस बाइक को 10-15 किलोमीटर राइड कर रहे हो तो तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम इस बाइक को खींचना स्टार्ट कर दोगे 100-200 किलोमीटर, तब तुम्हें फील होगा कि हल्का हल्का इसकी सीट जो है वो चुभती है। लेकिन मे बी वो भी तुम्हें फील ना हो बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेसिव नेचर और इसका पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल्स, ये सारी चीजें ना तो वो नेग्लेक्ट कर देती है उस चीज को। बट इसकी पिलियन सीट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मे बी मेरे हिसाब से भाई अनकंफर्टेबल है, शायद तुम्हें फील ना हो। और इसकी राइडिंग सीट उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई तुम एक शॉर्ट टर्म में अगर बाइक चला रहे हो तो उतना कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे लंबी खींचने की सोचोगे तब तुम्हें शायद दिक्कत दे सकता है। अब बात की जाए इस बाइक के ओवरऑल डिजाइन के बारे में, तो भाई मैं तुम्हें इतना तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि इस बाइक में क्या क्या चीजें मिलती है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। मैं फोकस करूंगा उन चीजों पर जिसमें लोग एक्चुअली में दिक्कत खा जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस बाइक की हेडलाइट से। तो भाई यहाँ पे तुम्हें एलईडी सेटअप देखने को मिल जाती है इस बाइक में हेडलाइट की। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोगों का शिकायत ये रहता है कि भाई इसकी हेडलाइट जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देती है हाईवे पे। और अगर तुम एक नॉर्मल जगह पे, किसी भी जगह पे अगर लाइट डिम है तो वहां पे तुम्हें इसकी परफॉर्मेंस ऐसी देखने को मिल जाएगी। अब हाईवे पे दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वहां पे लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है, वहां पे लाइट भागने की जो है क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से होता है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा तुम्हें क्लियर देखने को नहीं मिलेगा, पर इतना क्लियर देखने को मिलेगा कि तुम आराम से वहां पे राइडिंग कर सकते हो। अब बात की जाए भाई मेरी ओपिनियन की, तो मैंने इस बाइक को हाईवे पे राइड किया है, नॉर्मल स्ट्रीट पे भी राइड किया है, मुझे उतना कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिला है। अगर मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूं तो इसकी लाइट बहुत ही सही है, ना बहुत ज्यादा ब्राइट है ना बहुत ज्यादा डिम है। अगर तुम इसे हाईवे पे राइड करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत तुम्हें देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे नॉर्मल किसी भी स्ट्रीट पे राइड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। अब बात आती है भाई इसकी सस्पेंशन की, तो अब मैं एक बात बताता हूं। अगर तुम एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो उसकी सस्पेंशन पे थोड़ा बहुत तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो सस्पेंशन है उसमें केटीएम ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अच्छी खासी सस्पेंशन तुम्हें आगे और पीछे दोनों में मिल जाती है, ना बहुत ज्यादा स्टीफर है ना बहुत ज्यादा लो। अगर तुम इसे नॉर्मल किसी बाइक से कंपेयर करोगे तो भले ही तुम्हें थोड़ा बहुत स्टीफर देखने को मिलेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज तब आता है जब तुम्हारा बाइक एक झटके में कहीं पे पटकाता है। इसकी डिफॉल्ट सस्पेंशन जो है वो काफी सही है, ना बहुत ज्यादा स्टीफर है ना बहुत ज्यादा लो। तो तुम्हें सबसे ज्यादा इसके फायदे तब देखने को मिलेंगे कि अगर तुम कोई खराब रोड पे ड्राइव कर रहे हो या फिर कोई सही रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो हर जगह तुम मेंटेन नहीं कर सकते इस सस्पेंशन को, क्योंकि इसकी सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। तो उस हिसाब से तुम एडजस्ट नहीं कर सकते इसको हर बार। तो इसमें होता क्या है कि केटीएम डिफॉल्ट इसे सेट करती है कि तुम इसे हर तरीके के रोड पे चला सको। बात की जाए आप ब्रेक्स की, तो मुझे नहीं लगता केटीएम की ब्रेक्स के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी बाइक्स राइड की है भाई उसमें सबसे बेस्ट ब्रेक जो है वो इसमें मिलती है। 4 कैलिपर की आगे मिल जाती है, सिंगल कैलिपर की पीछे मिल जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भाई तो केटीएम की नेक्स्ट लेवल है, मतलब तुम्हें कोई शिकायत नहीं आने वाली है भाई ब्रेकिंग से रिलेटेड इस चीज में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें कुछ और जानकारी चाहिए इस बाइक से रिलेटेड तो तुम बता सकते हो।